वर्ब सूट यूज कैसे करना है उस पर आज हम लोग यूज करना बताया था क्या? सभी का हो गया सेटअप? चलिए। चलिए, वर्ब सूट के बारे में मैंने कुछ टूल्स बताए थे आप लोगों को। तीन टूल मैंने बोले थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब सूट के। कौन कौन से थे? प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर। ये तीन मैंने आपको टूल्स बताए थे जो वर्ब सूट के अंदर होते हैं, फंक्शनैलिटी होती है वर्ब सूट की। और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों का काम क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेंगे। पहला मैंने क्या बताया? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का काम क्या होता है? आपकी रिक्वेस्ट को रोकता है ये। आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ से होते हुए भेजता है। मतलब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से होते हुए जाती है? बर्ब सूट से होते हुए जाती है, क्योंकि बर्ब सूट क्या है? एक प्रॉक्सी टूल है। बर्ब सूट का मैंने यूज क्या बताया था कि एक प्रॉक्सी टूल है, ताकि सारे ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जा रही थी, पहले डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था आपका ब्राउजर, अब किसके थ्रू इंटरेक्ट करेगा? प्रॉक्सी के थ्रू। तो बर्ब सूट से होते हुए आपके ब्राउजर पर, आपके सर्वर पे सारी रिक्वेस्ट जाएगी। और जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा तो वो रिस्पॉन्स भी पहले किसके पास आएगा? प्रॉक्सी के पास। और उसके बाद वो रिस्पॉन्स आपके पास पहुंचेगा। तो वो सारी रिक्वेस्ट अब किससे होते हुए जाएंगी? प्रॉक्सी से। तो यही काम होता है प्रॉक्सी टूल का। प्रॉक्सी टूल में आपके पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होंगी। एक हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट, और एक होगा HTTP हिस्ट्री। ये दो टैब होंगे आपके किसके अंदर? प्रॉक्सी टैब के अंदर। प्रॉक्सी के अंदर दो सब टैब होंगे, सब कैटेगरीज होंगी, जिसका एक का नाम होगा इंटरसेप्ट और एक का नाम होगा HTTP हिस्ट्री। इंटरसेप्ट का मतलब क्या बताया था मैंने टास्क क्लास में? रोकना। किसी भी रिक्वेस्ट को रोक के रखना बकसूट पे। उस चीज के लिए आप किसको यूज करेंगे? इंटरसेप्ट का यूज करेंगे आप। और HTTP हिस्ट्री का हम तब यूज करेंगे जब आपने रिक्वेस्ट रियल टाइम पे नहीं रोकी है, आपके ब्राउजर से सारी रिक्वेस्ट होता हुआ बबसूट से आगे जाएगी। तो बबसूट के कहाँ पे वो सारी रिक्वेस्ट मिलेंगी आपको देखने के लिए? HTTP हिस्ट्री के अंदर। वो सारी रिक्वेस्ट जो बबसूट से होते हुए गई हैं जब से आपने प्रॉक्सी सेटअप करा है अपने ब्राउजर पे, तब से लेकर जब तक भी आप देखोगे जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी कहाँ दिखेंगी आपको? HTTP हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। इस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो बबसूट को स्टार्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। और जब भी आप बबसूट स्टार्ट करेंगे तो ब्राउजर पे प्रॉक्सी प्रॉक्सी को भी इनेबल कर लेंगे। कौन से पोर्ट के लिए? लोकल होस्ट के 8080 पोर्ट के लिए। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप बबसूट स्टार्ट करेंगे साथ में आप प्रॉक्सी भी सेटअप कर देंगे अपने ब्राउजर पे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी थी, टूल था, वो क्या था? रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है? जैसे नाम से क्या पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट को रिपीट करने में हेल्प करता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है? आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं जिन पे आप चेंजेस करना चाहते हो, हमारा काम क्या होता है यहाँ पे कि आपको जब किसी वेबसाइट को आप टेस्ट कर रहे हो तो उस वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज निकालना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है। उन वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, बार बार रिपीटिवली कुछ रिक्वेस्ट आप भेजोगे सर्वर की तरफ। मैंने आपको बताया था ना कि वल्नरेबिलिटीज कैसे निकलती हैं। आपको पैरामीटर्स मिलते हैं, फिर पैरामीटर को आप रिपीटिवली टेस्ट करते हो कि उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है। क्या वो हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है? क्या वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है? क्या वो फाइल्स को ओपन करके हमारे सामने दिखा रहा है? तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सर्वर पे। तो वो रिक्वेस्ट आप किस फंक्शनैलिटी के थ्रू सेंड करते हो वेबसूट की? रिपीटर। तो रिपीटर आपके रिक्वेस्ट्स को, जिस तरीके की रिक्वेस्ट आप बोलेंगे, गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट, सारी रिक्वेस्ट को रिप्ले करेगा। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार भेजेगा सर्वर पे। आप चेंजेस करोगे फिर भेजोगे, फिर चेंजेस करोगे फिर भेजोगे। तो वो कौन सी फंक्शनैलिटी काम करती है ऐसे? रिपीटर। और इंट्रूडर जो लास्ट फंक्शनैलिटी है उसका काम होता है ब्रूट फोर्स करना। जब भी आपको ब्रूट फोर्स करना हो, जैसे आपको यूजर नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है किसी वेबसाइट के, तो आप यूजर नेम पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने के लिए कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज करोगे? इंट्रूडर। ठीक है।
तो ये तीन फंक्शनैलिटीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए बर्ब सूट की। ब्रूट फोर्सिंग के लिए इंट्रूडर को यूज करोगे आप। बार बार रिपीटेबली रिक्वेस्ट भेजने के लिए सर्वर पे आप रिपीटर को यूज करोगे। और प्रॉक्सी का यूज आप तब करोगे जब आपको रिक्वेस्ट, नॉर्मली प्रॉक्सी का तो यूज ऑटोमेटिकली हो ही रहा होगा, क्योंकि प्रॉक्सी के अंदर सारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएंगी जो रिक्वेस्ट अभी तक आपके बर्ब सूट से होते हुए गई है। ठीक है, तो इन चीजों को आप चेक करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही मैंने बर्बसूट ओपन किया तो मैंने फॉक्सी प्रॉक्सी पे जाके वही एक्सटेंशन सेट कर दिया, कौन से पोर्ट पे, 8080 पोर्ट पे। ठीक है। और इसके बाद आप जो भी वेबसाइट्स यहाँ पे लिखोगे वो वेबसाइट जो भी रिक्वेस्ट भेजेगी वो कहाँ से होते हुए जाएगी, बर्बसूट से होते हुए जाएगी। ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स कराने के लिए एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, उपकार.in। इस वेबसाइट को ओपन करा मैंने यहाँ पे, तो वेबसाइट लोड होगी। अभी ये वेबसाइट इसलिए लोड हो रही है क्योंकि मैंने प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट को ऑन नहीं कर रखा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, जब उसको ऑन कर दोगे तो वो जो वेबसाइट है वो बेसिकली प्रॉपरली लोड नहीं कर पाएगी। वो मतलब रिक्वेस्ट भेजेगा लेकिन रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलेगा, तो वो आपका ब्राउजर उसके रिस्पॉन्स का वेट करता रहेगा कि रिस्पॉन्स कब आएगा, इस तरीके से। ठीक है, वेट करते हैं वेबसाइट एक बार ओपन हो जाए पूरा। ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसकी रिक्वेस्ट सारी कहीं ना कहीं से कहाँ से होते हुए गई होंगी, बर्बसूट से। तो चेक कैसे करोगे आप इसको, आप बर्बसूट पे जाइए। आपको मैंने प्रॉक्सी के अंदर दो टूल अभी बताए थे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरसेप्ट और दूसरा HTTP हिस्ट्री। इंटरसेप्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे तब तक रिक्वेस्ट, रियल टाइम रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं रुकेगी। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाके सारी रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, HTTP हिस्ट्री के अंदर। HTTP हिस्ट्री के अंदर आप जैसे ही जाओगे, जितनी भी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर से अभी गई हैं सर्वर की तरफ, किसी भी वेबसाइट की तरफ, वो सारी रिक्वेस्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, HTTP हिस्ट्री पे। वो सारी रिक्वेस्ट जो भी गई है, जैसे इस वेबसाइट के अंदर कुछ गूगल के भी APIs यूज हो रहे थे, तो गूगल की रिक्वेस्ट यहाँ से गई, फेसबुक की कुछ रिक्वेस्ट गई है। जितनी भी रिक्वेस्ट इस वेबसाइट में भेजी होंगी वो सारी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर वो दिखाएगा। ठीक है। अब इन रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर आप एक रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, किसी भी एक रिक्वेस्ट पे, तो आपको क्लिक करने के बाद नीचे एक और टैब देखने के लिए मिल जाएगा जहां पे दो चीजें होंगी। एक रिक्वेस्ट जो आपने भेजी, और सामने से क्या रिस्पॉन्स आया सर्वर की तरफ से, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट में हेडर्स और बॉडी दो चीजें हो सकती हैं, और सेम चीज रिस्पॉन्स में भी होती है ना। अब वो समझ लीजिए हेडर्स और बॉडी कहाँ होती है। जैसे ये कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट। गेट रिक्वेस्ट में नॉर्मली हमारे पास बॉडी नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। किस रिक्वेस्ट में होती है, पोस्ट में। पोस्ट रिक्वेस्ट में आपको बॉडी मिलती है। तो जैसे आपने ये गेट रिक्वेस्ट भेजी, इसमें आपको कोई भी बॉडी नहीं दिख रही है। और बॉडी कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे आप रिस्पॉन्स में चेक करिए। रिस्पॉन्स में हमें रिक्वेस्ट भी दिख रही है, मतलब HTTP हेडर्स भी दिख रहे हैं, और साथ में क्या दिख रहा है, बॉडी भी देखने के लिए मिल रही है। तो बॉडी और हेडर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एक लाइन खाली होनी चाहिए। अगर आपको हेडर्स और बॉडी को समझना है कि हेडर के पार्ट वाला, हेडर वाला पार्ट क्या है और बॉडी वाला पार्ट क्या है, तो कोई भी रिक्वेस्ट या किसी भी रिस्पॉन्स में अगर आपको एक खाली लाइन दिखती है और उसके नीचे से फिर कुछ कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो वो जो नीचे वाला कंटेंट है वो सारा बॉडी का पार्ट होता है। और जो ऊपर वाला कंटेंट है वो क्या है, वो क्या है, आपके हेडर्स हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हेडर्स क्या होते हैं और बॉडी क्या होती है। हेडर्स आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स होती हैं जो आपका ब्राउजर भेजता है सर्वर की तरफ, और रिस्पॉन्स में सर्वर भी आपको कुछ स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करता है, कुछ सपोर्टिंग डेटा प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट भेजी उसमें आप देखोगे यहाँ पर एक भी लाइन का गैप नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हेडर्स हैं। इसमें कोई भी बॉडी नहीं है, कुछ भी इसके नीचे नहीं है, तो ये सारे क्या हैं, आपके हेडर्स हैं। ठीक है, जिसमें से आपको एक हेडर मैंने बताया था कुकी नाम का होता है। जब जितनी भी कुकीज होंगी जो ये वेबसाइट भेज रही होगी सर्वर की तरफ, वो सारी कुकीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है। तो रिक्वेस्ट में दो चीजें होती हैं, या रिस्पॉन्स में भी दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या है वो, रिक्वेस्ट में हेडर्स एंड बॉडी। तो हेडर और बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टार्टिंग से जो भी चीज लिखी आ रही होगी वो हेडर होगी, और एक लाइन के गैप के बाद आपको बॉडी दिखाई देगी। जैसे एक रिक्वेस्ट में और दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज में मैं कोई भी डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी प्रोवाइड किया, एडमिन यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड में 1234 5।
अब मैंने आपको बताया था जब आप नॉर्मली कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सी रिक्वेस्ट के अंदर कंसिडर होता है? पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन होगा नहीं क्योंकि इनकरेक्ट है क्रेडेंशियल्स, बट ये रिक्वेस्ट कहाँ से होते हुए गई होगी? हमारे वर्ब सूट से। तो वर्ब सूट पे जाके आप चेक करिए कि जब आपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करे तो वो किस तरीके की रिक्वेस्ट थी। एक रिक्वेस्ट आपको दिख रही है पोस्ट रिक्वेस्ट, जो कि किस पेज की तरफ जा रही है? /include/login.php। और इस रिक्वेस्ट में अगर आप चेक करें, पोस्ट रिक्वेस्ट है, नीचे आप जाके देखोगे तो एक लाइन के गैप के बाद क्या दिखेगा आपको? बॉडी। तो बॉडी में क्या होते हैं? पैरामीटर्स। जैसे आपने यहाँ पे दो चीजें प्रोवाइड करी, एक था ईमेल, तो ईमेल के आगे आपने जो भी चीज दिया वो उसने यहाँ पे आपको दिखा दिया, और उसके बाद पासवर्ड मैंने जो भी दिया वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स है, तीसरे पैरामीटर का कोई वैल्यू उसने सेट नहीं करा था। तीसरे पैरामीटर का नाम क्या है? यूआरएल। तो तीन पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, एक ईमेल के नाम से, पासवर्ड के नाम से और यूआरएल के नाम से, और तीनों के अलग अलग कुछ ना कुछ वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स जो बॉडी पैरामीटर्स होते हैं, पोस्ट पैरामीटर्स होते हैं, वो समझ आया आपको कहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको? पोस्ट रिक्वेस्ट के बॉडी में आपको वो पैरामीटर्स देखने के लिए मिलते हैं, और हेडर और बॉडी को सेपरेट करने के लिए एक खाली लाइन होती है, एक ब्लैंक लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये हेडर्स और बॉडी को सेपरेट करने के लिए आपको क्या दिख रही है? एक ब्लैंक लाइन दिखने के लिए मिल रही है। समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, तो पैरामीटर समझ आया आप लोगों को? गेट रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं वो यूआरएल पे होंगे, और पोस्ट के जो पैरामीटर्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको? रिक्वेस्ट के बॉडी में। चलिए, अब मान के चलिए मुझे यही रिक्वेस्ट पे कुछ काम करना है। ठीक है, मुझे इस रिक्वेस्ट को बार बार इसको चेंज करके बार बार भेजना है सर्वर की तरफ, और देखना है कि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कौन सा टैब है? HTTP हिस्ट्री। ये आपको दिखाता है कि आपने क्या भेजा, आपके ब्राउजर ने क्या भेजा। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि मैं इसको डिलीट कर दूं या बैकस्पेस करके कुछ टाइप करूं, मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस रिक्वेस्ट में चेंजेस करने के लिए आपको इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? रिपीटर पे। मैंने अभी आपको बताया था अगर आप किसी रिक्वेस्ट को बार बार कुछ चेंज करके सर्वर की तरफ भेजना चाहते हैं तो आप किस पे भेजोगे इसको? रिपीटर पे। तो कैसे भेजेंगे आप रिक्वेस्ट को रिपीटर पे? आप राइट क्लिक करिए उसी रिक्वेस्ट पे जिसको भेजना है, और उसको आप किस पे भेजेंगे? सेंड टू रिपीटर। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिपीटर वाला टैब जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो वही सेम रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट जिसके बॉडी में आपने ये कंटेंट प्रोवाइड किया था, वही रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट में जो भी चेंजेस करने हैं आप कर लीजिए। मुझे यूजर नेम कुछ और डालना है, मान के चलिए चेंजेस कर दिया मैंने, पासवर्ड कुछ और डालना है, जो भी चेंजेस करने थे कर दिए। आप इसको सेंड करिए, रिस्पॉन्स चेक करिए क्या आ रहा है। अभी भी बता रहा है ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट। फिर कुछ चेंजेस करना है, फिर कुछ करिए। कुकीज हटानी है, कुछ कुकीज को रिमूव करना है, या कुकी पूरे हेडर ही हटाना है, आप इसको हटा दीजिए। जो भी मतलब आप चेंजेस करना चाहते हैं आप वो चेंजेस करिए, रिक्वेस्ट को सेंड करिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर चेंजेस करिए, फिर रिस्पॉन्स देखिए। तो इन चीज़ों के लिए हम रिपीटर को यूज़ करते हैं। आगे जाके ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होंगी जो आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे, जहां पर आपको रिपीटर का ही यूज करना पड़ेगा। आपको बबसूट में ये एडवांटेज मिल जाता है कि बबसूट पे आप रिपीटिवली देखो, बॉडी को तो आप वेबसाइट से भी चेंज कर सकते थे। मैं अगर मुझे ईमेल पैरामीटर को चेंज करना था या पासवर्ड पैरामीटर को चेंज करना था, वो तो मैं वेबसाइट से भी कर सकता हूँ। मुझे ईमेल और पासवर्ड की जगह जो वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। बट इन हेडर्स को आप वेबसाइट से चेंज नहीं कर सकते। इन हेडर्स में से किसी हेडर का वैल्यू हटाना है, नया हेडर ऐड करना है, तो वो आप वेबसाइट से नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं देता है कि आप उन हेडर्स को कंट्रोल कर पाए। बट बर्बसूट आपको ये फैसिलिटी देता है, बर्बसूट आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप यहाँ पर जो भी हेडर में जो भी डेटा हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, वो आप बर्बसूट से कर सकते हैं। समझ आया? क्योंकि वल्नरेबिलिटीज कहीं ना कहीं इन हेडर्स की होती है, इन पैरामीटर्स की होती है। वो आपको आइडेंटिफाई करना बर्बसूट ही बताता है। बर्बसूट से आप उस ये काम आपका इजी हो जाता है कि वो वल्नरेबिलिटीज क्या है, कैसे निकालनी है, कैसे उसको फिक्स करना है, वो सारी चीजें आपको बर्बसूट से ज्यादा इजीली समझ में आती हैं। तो रिपीटर आपको हेल्प करता है, जितनी बार भी आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं आप उसको चेंजेस करिए, रिक्वेस्ट को भेजिए, चेंजेस करिए, रिक्वेस्ट को भेजिए। इसीलिए इस टूल का नाम क्या है? रिपीटर। रिपीटर का काम समझ आया? क्योंकि ये काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पर हम किसी भी रिक्वेस्ट को चेंज करके उसको भेज नहीं सकते। ये आपको हिस्ट्री बताता है
कि आपने वो एक्चुअल रिक्वेस्ट क्या थी जो आपके ब्राउजर ने भेजी है। बट इसके बाद आप जितनी भी रिक्वेस्ट खुद से कुछ भेजना चाहते हैं तो आप रिपीटर पे आकर उसको भेज सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इंट्रूडर भी समझ लीजिए, इंट्रूडर भी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए सेम रिक्वेस्ट पे मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने कहाँ पे सेंड कर दिया, इंट्रूडर पे। इंट्रूडर पे हम तब भेजते हैं रिक्वेस्ट को जब हमें ब्रूट फोर्स करना होता है, जब मुझे बार बार एक ही पैरामीटर पे एक ही जगह पे मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना है, ब्रूट फोर्स करना है। ब्रूट फोर्सिंग पता है सभी को क्या होती है, राइट? आप जब आपके पास एक वर्ड लिस्ट है, आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक एक करके, है ना, वो अगर आपको मैनुअली करना होगा तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज वर्कसूट आपके लिए कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपने राइट क्लिक किया रिक्वेस्ट पे, इसको सेंड किया इंट्रूडर पे। इंट्रूडर पे सेंड करते ही इंट्रूडर के अंदर वही रिक्वेस्ट आ जाएगी जो आपने भेजी है, पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसके बॉडी में ये पैरामीटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं उसको समझ लीजिए। इंट्रूडर के अंदर आपके पास ये कुछ टैब्स होते हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट हैं वो है पोजीशंस और पेलोड। ये दो टैब हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना आप समझ नहीं पाओगे कि इंट्रूडर को कैसे यूज करना है। अब आप लोग एक चीज बताइए, जब आप ब्रूट फोर्स करते हैं तो क्या क्या चीजें बताते हैं? सबसे पहले बताओगे कि इस पूरी रिक्वेस्ट में वो कौन सी जगह है जिसको आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हो। सबसे पहले यही बताओगे आप। इस पूरी रिक्वेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि सब सारे पैरामीटर्स को टेस्ट करना है, ऐसा तो नहीं है। तो आप यहाँ पे बताते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर फेस को या इस पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करना है। तो आप क्या करोगे, जिस फील्ड को टारगेट करना है उस उसके वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। मुझे अपना पेलोड डालना है, जो मुझे वर्डलेस लगानी है वो लगानी है, मान के चलिए ईमेल पर। ईमेल का आगे मैंने जो भी वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आपके पास आता है एक बटन जिसमें लिखा हुआ है ऐड। अच्छा, इस ऐड से पहले अगर उसने पहले से कोई चीज सिलेक्ट कर रखी है तो उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लियर बटन दबाएंगे, क्योंकि खुद खुद ब खुद वो कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, उन सिलेक्टेड चीजों को क्लियर कर देंगे। और उसके बाद जिस पे आपको जिस पोजीशन पे आपको टारगेट करना है, ध्यान से उसी पोजीशन को, एक्स्ट्रा चीजें सिलेक्ट करोगे तो वो सारी चीजें हटा देगा और उसकी जगह वर्ड लिस्ट लगा देगा आपकी। तो आप ध्यान से उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करिए जिस जगह पे आप अपने पेलोड को लगाना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये चीज वो मार्क कर देगा, सेलेक्ट कर लेगा। आपको दिख रहा है कि उसको उसने इनक्लूज कर दिया कुछ सिंबल्स के साथ, जो बर्ब इंट्रूडर यूज करता है। तो इससे इंट्रूडर समझ जाएगा कि जो भी आप अब वर्ड लिस्ट दोगे उसको, वो उस पूरे रिक्वेस्ट में कहाँ पे लगानी है, इस स्पेसिफिक पोजीशन पर लगानी है। ठीक है। अब आपको अगर एक साथ साथ में पासवर्ड भी ब्रूट फोर्स करना है तो आप पासवर्ड वाले पोजीशन को भी सिलेक्ट कर लो, ऐड। अब यहाँ पे आपने दो पोजीशन सिलेक्ट करी है, तो आपके जो पेलोड होगा वो दो अलग अलग पेलोड होंगे। यूजर नेम के लिए अलग हो सकता है, पासवर्ड के लिए अलग हो सकता है, और वही सारे पेलोड्स आप ट्राई कर रहे होगे। तो उसके लिए आपको अटैक टाइप पर जाना पड़ेगा। अटैक टाइप में आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, जिनके बारे में यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये ऑप्शन कब हेल्प करते हैं आपको। ठीक है। जिसमें से ज्यादातर या तो आप स्नाइपर यूज कर रहे होंगे, और या तो आप क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहे होंगे। ये दो हैं जो आप ज्यादातर यूज करेंगे। स्नाइपर का मतलब क्या होता है, जब एक ही पोजीशन आपने सेलेक्ट करी है और उस पर एक ही पेलोड लगेगा। मतलब जो पोजीशन आपने सेलेक्ट करी, मान के चलो मैंने पासवर्ड को नहीं किया, या पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, एडमिन को नहीं किया। मुझे पता है यूजर नेम एडमिन है, बट पासवर्ड नहीं पता। तो मैंने पासवर्ड वाले पोजीशन को सिलेक्ट किया और वहां पे एक वर्ड लिस्ट लगा दी। तो उस समय मैं कौन सा अटैक यूज करूंगा, स्नाइपर है, क्योंकि मेरे पास पोजीशन भी एक है और वर्ड लिस्ट भी एक है। क्लस्टर बॉम्ब आप तब यूज करते हो, जैसे इस सिचुएशन में हमें क्लस्टर बॉम्ब यूज करना पड़ेगा। इसको हम तब यूज करते हैं जब हम लोग एक से ज्यादा पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो पोजीशन सिलेक्ट करी, और दोनों पोजीशन के लिए मुझे पता है वर्ड लिस्ट अलग अलग होगी। आपको पता है यूजर नेम की वर्ड लिस्ट अलग होगी, पासवर्ड की अलग होगी। तो आप क्या करोगे, दोनों वर्ड लिस्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्रोवाइड कर दोगे। फर्स्ट पोजीशन के लिए अलग वर्ड लिस्ट, सेकंड के लिए अलग वर्ड लिस्ट। और इसके बाद क्लस्टर बॉम्ब क्या करेगा, वो सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा। आप यही तो चाहते होगे ना कि आपकी जो पहली वर्ड लिस्ट है, मान के चलो उसमें 10 वर्ड्स हैं, और जो सेकंड वर्ड लिस्ट है उसमें भी 10 पासवर्ड्स हैं। अब आप यही चाहोगे ना कि यहाँ का यूजर नेम का पहला वर्ड उठाए और पासवर्ड के 10 पे 10 पे उसको चला के देखे।
फिर यूजर नेम का सेकंड वर्ड उठाएगा और पासवर्ड के अगले 10 पे चला के देखेगा। यही चाहते हैं। तो उसके लिए मतलब सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के लिए आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? क्लस्टर फॉर्म। ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल पेलोड सेट है तब आप डिफरेंट पोजीशन को टेस्ट करने के लिए और उसके सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने के लिए इसको चूज करेंगे आप। क्लस्टर बॉम्ब को आप चूज करेंगे। ठीक है। तो ये पेलोड, ये अलग अलग अटैक के टाइप हैं जो इंट्रूडर परफॉर्म कर सकता है। अगर आपके पास सिंगल पेलोड है तो आप ये दोनों चूज करेंगे। मल्टीपल पेलोड्स हैं अगर आपके पास तो आप ये वाला चूज करेंगे ऑप्शन। अभी के लिए मैंने दोनों सेलेक्ट कर रखे हैं तो हम लोग क्या चूज करेंगे? क्लस्टर बॉम्ब। तो ये चीज आपको कौन से टैब पे करना है? पोजीशंस में आपको अटैक टाइप चूज करना है और अपना पोजीशन डिफाइन करना है कि आप किस पर्टिकुलर इस पूरी रिक्वेस्ट में कहाँ पर अपनी वर्ड लिस्ट लगाना चाहते हैं। इतना होने के बाद आप सेकंड टैब पे जाओगे जिसका नाम है पेलोड। अब आप यहाँ पे अपने पेलोड्स प्रोवाइड करोगे, अपने वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे जो आप यहाँ पर अटैक करने के लिए यूज करना चाहते हैं। अब आपके पास दो पेलोड्स होंगे यहाँ पे। पहला पेलोड किसके लिए होगा? जो फर्स्ट पोजीशन आपने सेलेक्ट करी है यूजर नेम वाली। अच्छा, इसमें से फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन कौन सी कंसिडर होगी? जो सबसे पहले आ रही है। सबसे पहले कौन सी आ रही है? एडमिन। तो ये फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट होगी, मतलब इसको फर्स्ट की तरह कंसिडर किया जाएगा और इसको सेकंड। तो आप फर्स्ट की जगह हमेशा क्या आएगा आपका? ऐसा नहीं कि फर्स्ट जिसको आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया है वो फर्स्ट होगा और जिसको बाद में सेलेक्ट किया है वो सेकंड होगा, ऐसा नहीं है। जो सीक्वेंस में सबसे पहले आ रहा है वो फर्स्ट होगा और उसके बाद वाला सेकंड होगा। तो फर्स्ट वाला पेलोड हमारे किसके लिए होगा? यूजर नेम के लिए। अब यूजर नेम के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। या तो आप सिंपल लिस्ट दे दो जहां पर आप लोड कर सकते हो कोई वर्ड लिस्ट। मान के चलिए आपके इस काली पे आपने कोई वर्ड लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वो वर्ड लिस्ट को यहाँ से लोड कर सकते हो। अगर वर्ड लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि मुझे ये सब चीजें ट्राई करना है वहाँ पे। इसमें से एक मैं करेक्ट क्रेडेंशियल डाल देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि लॉगिन कब हुआ है कब नहीं हुआ है। देख लेते हैं ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो यूजर नेम पासवर्ड है ये मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट से उठा लेता हूँ ताकि आपको ये भी समझ आए कि जब करेक्ट होगा रिक्वेस्ट, जब यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होगा तब किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो जो यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है वो यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है। यूजर नेम ये वाला ईमेल एड्रेस है। इसको आप रिपीटर में जाके यूजर नेम में ऐड कर दीजिए। और भी कुछ डालना है रेंडमली, जो भी डालना चाहते हैं आप वो भी डाल दीजिए। और इसके अलावा सेकंड वाले में आप क्या करेंगे? सेकंड वाली किसके लिए होगी? पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड में जो भी पासवर्ड था इसका देख लीजिए क्या था, 1 to 6। आप यहाँ इंट्रूडर पे वापस आइए और यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड की जगह आप यूज करना चाहते हैं वो वैल्यूज आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। करेक्ट पासवर्ड भी डाल देते हैं, बाकी आपको जो भी सेट करना है आप कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपने कुछ पासवर्ड्स डाल दिए, कुछ आपने यूजर नेम्स डाल दिए जो आपको लग रहे हैं पॉसिबल हो सकते हैं, या तो आप वर्ड लिस्ट बना के उनको लोड कर दीजिए। अब टोटल कितने आपको रिक्वेस्ट दिखा रहा है ये? 35, क्योंकि मैंने कितने यूजर नेम रखे थे? 5। और पेलोड्स कितने थे? 7। 7 into 5, 35। आप फर्स्ट यहाँ पे 7 इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पासवर्ड्स वाला है। अगर आप इसको 1 पे ले जाओगे तो आपको पेलोड दिखाएगा यूजर नेम वाले जो आपने सेट करे थे। अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे? स्टार्ट अटैक। स्टार्ट अटैक करते ही ये वो 35 की 35 रिक्वेस्ट एक एक करके भेजना स्टार्ट करेगा और उन सारी रिक्वेस्ट को भेजता रहेगा। अब आपको इसमें देखना है, जैसे उसने पहले क्या किया, फर्स्ट में यूजर नेम क्या डाला? admin@123। उसकी जगह उसमें पासवर्ड क्या डाला उसने? ये। फिर यूजर अगला डाला, पासवर्ड वही रखा। फिर तीसरा यूजर, पासवर्ड वही। चौथा यूजर, पासवर्ड वही। पांचवा यूजर, पासवर्ड वही। फिर अगले कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया उसने। सेकंड पासवर्ड को कॉमन रखा और यूजर नेम वाले सारे यूजर नेम चला दिए। फिर थर्ड वाला सारे चला दिए। अब इंट्रूडर जो जिस स्पीड से ये कर रहा है ये बहुत स्लो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कम्युनिटी एडिशन जो है वो स्लो है, उसका इंट्रूडर बहुत ज्यादा स्लो है। अभी जो इसको करने में लगभग 30 सेकेंड्स लगे, 35 रिक्वेस्ट भेजने में लगभग 25 से 30 सेकेंड इसने लिए। यही चीज अगर आप बर्बसूट प्रोफेशनल से करोगे तो 5 सेकेंड्स में हो जाएगी, 5 से भी कम, शायद 3 से 4 सेकेंड के अंदर ये सारे रिक्वेस्ट को भेजते हो। ठीक है।
तो जैसे मान के चलो आपको 500 रिक्वेस्ट भेजनी है, तो 500 रिक्वेस्ट भेजने में ये 15 से 20 मिनट लगा देगा, उससे भी ज्यादा शायद। और लेकिन लेकिन जो आपका वर्कसूट प्रोफेशनल है वो इसको 30 सेकेंड्स में या 20 सेकेंड्स में कंप्लीट कर देगा। क्या? इससे इससे नहीं, ऐसा तो नहीं है मतलब। वो तो आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है आपने कितने दे रखी होंगी। अगर आपने रिसोर्सेज कम दे रखी है तो हैंग होगा, अदरवाइज तो इंट्रूडर बस आपका धीरे धीरे चलेगा, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी जैसे है अभी। ठीक है, अभी सारी रिक्वेस्ट हो गई, आपको दिखा रहा है फिनिश दिखा रहा है, क्योंकि उसने 35 की 35 रिक्वेस्ट भेज दी सारी। ठीक है। अब आपको इनमें से पता कैसे चलेगा कि वो कोई रिक्वेस्ट है जिसमें लॉग इन हुआ या नहीं हुआ? वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको या तो दो चीजों से पता चलता है, या तो स्टेटस कोड से पता चल सकता है। स्टेटस कोड क्या होते हैं अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा लेंथ, दो चीजें हैं जो आपको बता सकती हैं। लेंथ क्या होती है? आपके पास जो आउटपुट आता है, जैसे आप किसी भी एक रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए, रिस्पॉन्स पे जाइए, तो जितना ये आउटपुट आपके पास आया है पूरा, इस पूरे आउटपुट को कैरेक्टर वाइज है वो कैलकुलेट करेगा, तो उसकी लेंथ क्या आ रही है? तो वो आ रही है 500, मतलब 412। अब या तो आपको स्टेटस कोड से पता चल सकता है, हो सकता है कि कोई एक ही, आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, कुछ यूनिक ढूंढना है जो बाकियों से अलग हो। आपको पता है अगर आपने 10-15 मतलब यूजर नेम पासवर्ड कुछ डाले हैं, तो हो सकता है कि एक आधा रिक्वेस्ट हो जो यूनिक आई हो, कुछ अलग हो। अगर ऐसी कोई यूनिक रिक्वेस्ट ढूंढनी है तो आप दो तरीकों से ढूंढ सकते हो, या तो स्टेटस कोड को कंपेयर करके। आप देखिए कि स्टेटस कोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, मतलब सॉर्ट हो जाना चाहिए था ना, कि अगर इससे बड़ा कोई वैल्यू होता, 301 होता, 302 होता, तो वो आपको दिख जाता। बट ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको। वही सेम चीज आप लेंथ के साथ ट्राई करके देखिए। लेंथ में आपको एक यूनिक लेंथ दिख रही है, और वो यूनिक लेंथ किस वाले पे दिख रही है? जो हमारा करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड था। मतलब जो मैंने करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने टाइप किया था उसी में आपको एक यूनिक लेंथ दिखाई दे रही है। बाकी सभी की लेंथ कितनी आ रही है? 412। आप सभी की चेक करोगे कितनी आ रही है सभी की? 412। बट ये वाली जो सबसे ऊपर वाली रिक्वेस्ट है, जब आपने इसको सॉर्ट किया कि सबसे ऊपर या तो बड़ा आ जाए या सबसे छोटा आ जाए, ऊपर इससे कोई छोटा हो तो वो वाला ऊपर आ जाए, या इससे कोई बड़ा वाला हो तो वो ऊपर आ जाए, मतलब कुछ यूनिक। क्योंकि यूनिक ही आपको बताएगा कि हाँ उसमें कुछ अलग आया होगा। क्योंकि अगर आप इस वाली रिक्वेस्ट को चेक करोगे, इसके रिस्पॉन्स में क्या लिखा आ रहा है? लॉग इन सक्सेस। और बाकियों के रिस्पॉन्स में क्या लिखा आ रहा था? ईमेल आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। समझ आया? तो इंट्रूडर आपको ब्रूट फोर्स करने में हेल्प करता है। ये आपको हेल्प करता है कि आप मल्टीपल रिक्वेस्ट, यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे भी लगा सकते हो। आपको ओटीपी ब्रूट फोर्स करना है, आपको यूजर नेम पासवर्ड ब्रूट फोर्स करना है, या कुछ और भी हो सकता है, आपको आपके ऊपर है। आगे जाके आप डब्ल्यूपीटी में खासकर इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे। बट हाँ, पता होना चाहिए जब भी आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजनी है, जो अगर आप मैनुअली भेज रहे होगे जिसमें टाइम लगेगा, वही रिक्वेस्ट अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो तो आप बर्बसूट से वो रिक्वेस्ट को भेज सकते हो इंट्रूडर की मदद से। लेंथ बेसिकली ये जो आउटपुट है ना, देखो जैसे इसका आउटपुट जो अभी तक आपने रिक्वेस्ट देखी, ये आउटपुट जो आपके सामने है, इसकी लेंथ बता रहा है, मतलब इसका साइज बता रहा है कि इस आउटपुट का साइज कितना है। बाइट्स मान लीजिए, आप 412 बाइट होता है। जैसे आप आपने सुना होगा सी प्रोग्रामिंग में हर एक कैरेक्टर का अलग साइज होता है, इंटीजर का अपना साइज होता है, वैसे ही इसका भी साइज है। ये तो ये पूरा जो आउटपुट है जिसमें हेडर और बॉडी दोनों इंक्लूड है। और अगर आप इसका चेक करोगे, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये चीजें एक्स्ट्रा ही है। तो डेफिनेटली इससे इसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा, इससे लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। बाकियों की लेंथ वही रहेगी 412, इस वाले की ज्यादा है क्योंकि इसमें कुछ आउटपुट आपके पास एक्स्ट्रा आया है जो बता रहा है कि ये आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ तक समझ आ गया? अब स्टेटस कोड समझ लीजिए। स्टेटस कोड क्या होता है? जैसे आपको यहाँ पे 200 ओके दिख रहा है, तो स्टेटस कोड की ना अलग अलग कैटेगरी होती है। स्टेटस कोड का यूज किया जाता है जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपको रिस्पॉन्स में एक स्टेटस कोड मिलता है। वो स्टेटस कोड से पता चलता है कि वो रिस्पॉन्स किस तरीके का रिस्पॉन्स है। ठीक है। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आपको रिस्पॉन्स में अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के स्टेटस कोड दिखते हैं जो कि 3 डिजिट के होते हैं। ठीक है। और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? इस तरीके से, यहाँ पे XX की जगह कोई भी नंबर आ सकता है।
तो इन 5 कैटेगरी में आपको स्टेटस कोड देखने के लिए मिलते हैं। एक्स एक्स की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे अभी आपको क्या मिल रहा था 200। ठीक है, इसके अलावा आपको 302 मिल सकता है, 404 मिल सकता है। आपने 404 बहुत बार देखा होगा। 404 देखा है? जब भी आप कोई वेबसाइट एरर के लिए आता है, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ऐसा कोई पेज आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो जो होता ही नहीं है, ठीक है, तो उस समय आपको क्या मिलता है? 404 का। तो वो इस कैटेगरी का आएगा। तो ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन की गई है, इनको समझ लीजिए। 1xx का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल। ये आपको किस तरीके के स्टेटस प्रोवाइड करता है वेबसाइट का? इंफॉर्मेशनल, जिसका जो आपको ज्यादातर देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये तब होता है जैसे मान के चलो आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी और रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इतने में वो आपको एक 1xx की कोई एक रिक्वेस्ट भेज देगा, 102 की, 101 की एक रिक्वेस्ट भेज, एक रिस्पॉन्स भेज देगा आपको, जिससे आपका ब्राउजर थोड़े और देर तक वेट करेगा उस वेबसाइट को रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टेटस कोड कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं? इंफॉर्मेशनल में। इस कैटेगरी होती है इंफॉर्मेशनल, जो कि ज्यादातर यूज नहीं होती है। जो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 है, 3 है और 4 है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, 5 भी कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को। तो सेकंड कैटेगरी को बोलते हैं सक्सेस। सेकंड कैटेगरी सक्सेस कहलाती है क्योंकि जब आप जो वेबसाइट एक्सेस करना चाहते थे वो आपके सामने आ गई है। आप जो रिक्वेस्ट एक्सेस करना चाहते थे वो आपको मिल गई। आपको जो वेब पेज एक्सेस करना था वो आपको मिल गया। तो उसमें आपको 2xx के रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, 3xx होता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करते हो, या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हो। रीडायरेक्ट का मतलब जैसे मान के चलिए अभी आप /login.php पे थे। ठीक है, आपने लॉगिन किया सक्सेसफुली, तो आप स्लैश अकाउंट या स्लैश माई अकाउंट वाले पेज पे चले गए। तो आप /login.php से स्लैश माई अकाउंट वाले पेज पे जब जा रहे होगे, उसके लिए आपको 300 के या 3xx के कोई भी कोड देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसका मतलब होता है रीडायरेक्शन। या आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे या फिर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्थ होते हैं, ये वाले जो ज्यादातर ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, ये होते हैं क्लाइंट साइड एरर। क्लाइंट साइड एरर का मतलब जब आपने कुछ गलत डाला है रिक्वेस्ट में, उसकी वजह से कोई एरर जनरेट होता है। जैसे आप एक ऐसा वेब पेज एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो है ही नहीं। आप एक ऐसा वेब पेज एक्सेस कर रहे हो जो वेबसाइट पर है ही नहीं, सर्वर पे है ही नहीं, तो उसमें आपकी गलती है ना। तो वो कौन सा कोड माना जाएगा? उसमें आपको क्या एरर देखने के लिए मिलेगा? 400 के। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी गलती है, आपको 400 के एरर देखने के लिए मिलेंगे। आपको आपका डीएनएस सर्वर काम नहीं कर रहा, आपको 400 का एक मिलेगा। आप एक ऐसा वेब पेज एक्सेस कर रहे हो जिसको एक्सेस जो है तो, लेकिन आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो आपको 403 देखने के लिए मिलता है उस समय, फॉरबिडन। तो ऐसे ना अलग अलग 4xx वाले स्टेटस कोड होते हैं जो कि क्लाइंट साइड एरर बताते हैं। मतलब आपने कुछ गलत डाला है रिक्वेस्ट में, जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्स हो पा रही है सर्वर की तरफ से। ठीक है, आपको दिखेंगे नहीं, ये आपको बगशूट पे दिखेंगे तो आपको नॉर्मली ब्राउजर पे नहीं दिखाई देते ये सारे स्टेटस कोड। आपको अगर देखना है तो आपको बग्स, जैसे आपने ये अभी रिपीटर पे जाके अगर आप प्रॉक्सी पे जाइए वापस से, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं सारे स्टेटस कोड का एक अलग ही कॉलम है। तो यहाँ पे आपको 200, 304, ये अलग अलग आपको स्टेटस कोड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो 304 वाले आपको बता रहे होंगे कि आप किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, किसी और जगह पे आप रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ये 300 वाले आपको बताएंगे। 200 वाले आपको बताते हैं कि आपने जो पेज मांगा था वो आपको रिस्पॉन्स में देखने के लिए मिल गया। वैसे ही आपको यहाँ पे 4 वाला तो शायद नहीं होगा कोई, क्योंकि कोई एरर नहीं अभी तक जनरेट करा है हम लोगों ने। जब आप एरर वगैरह को जनरेट करोगे तो 400 के स्टेटस कोड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो बताएगा आपको कि क्लाइंट साइड एरर है आपका कुछ ना कुछ। तो वो देखने के लिए, स्टेटस कोड देखने के लिए हमेशा स्टेटस कोड का कहाँ लिखे होते हैं? स्टेटस कोड सबसे ऊपर यहाँ पे, है ना। जो भी आप रिस्पॉन्स मिलता है ना, वहाँ पे सबसे ऊपर स्टेटस कोड लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ था, इसमें 304 लिखा हुआ है। ठीक है, और जो लास्ट है, लास्ट कैटेगरी होती है सर्वर साइड एरर। ये तब मिलता है जैसे सर्वर आपको प्रॉपरली टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस पर कुछ अपडेट चल रहा है, कोई मेंटेनेंस विंडो पे आपका सर्वर, तो उस समय आपको 5xx के मिलते हैं, जो कि ज्यादातर नहीं मिलते हैं। तभी मिलेगा जब आपका सर्वर पे कुछ काम चल रहा है, वो आपको सर्वर साइड से एरर है कुछ, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा टाइम पे। ठीक है, तो सर्वर साइड वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी
उसका आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ढूंढना होगा कि कोई 500 का या 5xx का कोई एरर तो नहीं आ रहा आपके सामने। अगर आ रहा होगा तो वो क्या माना जाएगा आपका सर्वर साइड एरर। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? तो स्टेटस कोड आप लोग याद रख लीजिएगा, 1xx 2xx 3 4 एंड 5। इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगरीज है जिनके अंदर ये स्टेटस कोड्स को डिवाइड किया जाता है। तो ये तीनों टैब समझ आया आप लोगों को कैसे यूज करना है? अच्छा, इंटरसेप्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे इंटरसेप्ट आप कैसे यूज करोगे, मान के चलिए पहले मैं बर्बसूट पे गया, कर देते हैं। मैंने सबसे पहले वर्कसूट पे क्या किया, प्रॉक्सी पे जाके इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया कि मैं इंटरसेप्ट को ऑन करना चाहता हूँ। अब इंटरसेप्ट ऑन मतलब है कि जो भी मैं रिक्वेस्ट यहाँ से भेजूंगा वो रिक्वेस्ट कहाँ पर रुक जाएगी। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा, पेज को रिफ्रेश करने का मतलब भी यही है कि मैं सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा था, राइट। और वो ये अब ये जो पेज है, अब ये लोड करता रहेगा। चाहे आप 10 मिनट वेट कर लो, 15 मिनट वेट कर लो, ये पेज आपका ऐसे ही लोड करता रहेगा, क्योंकि ये जो ब्राउजर है ये वेट कर रहा है कि जब तक बर्बसूट इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक आपको आपके ब्राउजर पे वो पेज एक्सेस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जाइए उस पे, ब्राउजर पे, बर्बसूट पे। अब आपके सामने फॉरवर्ड का बटन है, ड्रॉप का बटन है। आप या तो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करिए, एक फॉरवर्ड करोगे तो अगली रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसको फॉरवर्ड करोगे तो जितनी भी रिक्वेस्ट आपका, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें बहुत सारी एपीआईज यूज हो रही होती हैं, गूगल की, फेसबुक की, बहुत सारी रिक्वेस्ट वो भेज रहा होता है, सिर्फ एक एक रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। ठीक है, तो वो सारी रिक्वेस्ट जो भी जाएंगी किस वेबसाइट की तरफ जा रही है वो आपको यहाँ पे होस्ट हेडर बताता है। एक हेडर होता है जिसका नाम क्या होता है, होस्ट। ये आपको बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस वेबसाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड करिए अगली जिस वेबसाइट की तरफ रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि ये talk.to का यूज कर रहे होंगे चैट वगैरह करने के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। जिस रिक्वेस्ट को ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर दीजिए, आपके ऊपर है। अगर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाए तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ड्रॉप करने का मतलब ये रिक्वेस्ट आपका बर्बसूट यहीं पे रोक लेगा, इसको सर्वर की तरफ फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी जाएंगी जितनी भी होंगी, जब तक सारी रिक्वेस्ट नहीं चली जाती है तब तक आपका यहाँ पर प्रॉपरली वेब पेज ओपन नहीं होगा, जब तक आप सारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे वेब पेजेस होते हैं जो कि बहुत सारी एपीआईज, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को कॉल कर रहे होते हैं। जब तक आप आपके ब्राउजर पे सारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक प्रॉपरली वेबसाइट लोड नहीं हो पाएगी। और मान के चलिए आपको, हाँ, इस वाली वेबसाइट पे आती है क्योंकि बहुत सारी एपीआई यूज कर रहे हैं। और मान के चलिए आपको यहीं पे चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। इस रिक्वेस्ट को मैंने रोका, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मान के चलिए मैं ये सब हटाना चाह रहा हूँ, कुछ भी मैंने हटा दिया, कुछ लगा दिया। ये जो भी हटाना था लगाना था वो आप यहाँ पे कर सकते हो इंटरसेप्ट करते समय, मतलब रियल रिक्वेस्ट में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, चेंजेस किया, फॉरवर्ड कर दिया, चेंजेस किया, फॉरवर्ड कर दिया, तो आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और मान के चलिए अब आपको लग रहा है कि ठीक है, जिस रिक्वेस्ट में मुझे मॉडिफिकेशंस करने थे, हमारे इंटरसेप्ट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे रिक्वेस्ट को, रियल रिक्वेस्ट को रोकना है और उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं मॉडिफिकेशंस करे और उसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मैंने जितना भी रिक्वेस्ट को चेंज करना था, मॉडिफाई करना था, वो कर चुका हूँ, हो चुका है। अब बार बार फॉरवर्ड करने से बेटर है कि आप क्या कर दो, इंटरसेप्ट ऑफ कर दो। क्योंकि जैसे ही आप इंटरसेप्ट ऑफ करोगे ऑटोमेटिकली आपका बर्ब सूट सारी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा सर्वर की तरफ। तो अगर आपको मैनुअली नहीं करना है ये बार बार, जिस रिक्वेस्ट को आप चेंजेस करना चाहते थे उसको आपने चेंजेस कर लिए, अब आप क्या कर सकते हो, इंटरसेप्ट को ऑफ कर दीजिए, ताकि वो सारी रिक्वेस्ट जो अभी रुकी हुई थी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी सर्वर की तरफ। और सर्वर आपको ब्राउजर को रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा कि ये आपका वेबसाइट है जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। समझ आया? तो रिक्वेस्ट को आप रियल टाइम में रोक सकते हो, इंटरसेप्ट को ऑन करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस हो चुके हैं तो उसको आप ऑफ कर दो, फॉरवर्ड हो जाएगा सारा डेटा जो भी अभी तक आपके वर्कसूट पे रुका हुआ था।